ये तो मुझे एहसास है कि आप सब ने जो भी तवक्को की थी कि प्रोग्राम शायद 5 बजे तक या 5:30 बजे तक ख़त्म हो जाएगा, तो इसमें कुछ मायूसी आपको हुई हो। लेकिन मेरा ख़्याल है दूसरी जानिब मैं ये भी एहसास शेयर करूँगा कि आपका ये वक्त बहुत ही कीमती साबित हुआ है, लर्निंग के एतबार से भी, चीज़ों को कैसे आगे देखा जाए इस एतबार से भी। और ज़ाहिर है हमारे तीनों स्पीकर्स ने हक़ अदा किया है और मुझे बड़ी शर्मिंदगी ऐसे मौके पे होती है कि इतनी अच्छी गुफ्तगू, इतना रिच मटेरियल आ रहा हो, लेकिन लोगों को रोका जाए कि नहीं आप रुक जाएं। तो बहरहाल ये एक ऐसे तमाम प्रोग्रामों में एक होती है मुश्किल कि आपको टाइम को कैसे मैनेज किया जाए। मेरा ख़्याल है, यानी मैं आपसे ये भी शेयर करूं कि पहले हमारा ख़्याल था कि 7 अक्टूबर को 1 साल मुकम्मल हो जाएगा। तो जैसे होता है, एक रिवाज है कि आप सोचते हैं कि बस 7 अक्टूबर को ही प्रोग्राम हो और उससे एक दिन पहले हो जाए, एक दिन बाद हो जाए, लेकिन हमने डेलिबरेटली इसको डिले किया, क्योंकि बहरहाल 7 अक्टूबर एक माइलस्टोन तो था, लेकिन ये समझने में भी उसमें कामयाबी होती कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि 1 साल पूरा हुआ हो। और ये आज आपने देखा कि 1897 से एक चीज़ चल रही है, अभी ये उसकी कंटिन्यूटी है ना। तो ये तो बड़ी सादगी की बात होगी कि हम समझें कि जो 1897 से इन्होंने प्रोग्रेस किया है, और ये कोई आइसोलेशन में नहीं किया, बल्कि हमें मालूम है कि 1923 में जो ऑटोमन एम्पायर थी वो ख़त्म हो गई। तो एक तरह से अगर आप मुसलमानों के नुक्ता नज़र से देखें तो उनकी जो कोई ग्लोबल वॉइस या लीडरशिप हो सकती थी वो तो ख़त्म हो गई। अब उसके बाद तो फिर नेशन स्टेट्स हैं, और वो नेशन स्टेट्स भी वो हैं जो ज़ाहिर है कि सब कॉलोनीज़ थीं, और वो आहिस्ता आहिस्ता एक तरह से फ्री तो हुई हैं फ़िज़िकली, लेकिन क्या इसमें कोई गलतफ़हमी बाकी रहनी चाहिए कि अभी हम सिर्फ फ़िज़िकली फ्री हुए थे? और उसके बारे में भी अब नए सवाल उठ रहे हैं कि जिस तरह के टूल्स आ गए हैं कि आप दूर से रहते हुए भी चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसलिए जो पहली बात मेरा ख़्याल है, मैं यानी बार बार सोचता रहा इस गुफ्तगू के दौरान, वो ये कि हमारी सादगी होगी कि हम ये समझें कि ये कोई शॉर्ट टर्म इशू है, कुछ थोड़ी सी चीज़ों से ये ठीक, जिसकी इतनी लंबी हिस्ट्री है और जो इस वक्त भी जिसकी डायनामिक्स जो है वो लोकल नहीं है। जंग का एक मैदान ज़रूर हो सकता है कि यहाँ पे बराह रास्त फाइटिंग हो रही है और यहाँ पे जो है वो लोग मारे जा रहे हैं और लोग हलाक हो रहे हैं, लेकिन एक्चुअली तो ये पूरी एक ग्लोबल यानी एक तरह से स्ट्रगल है। और इसमें एक जानिब वो लोग हैं कि जिन्होंने इस वक्त दुनिया को फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस अपने हक़ में उसका एक ऑर्डर बनाया है। बड़ी बड़ी अच्छी बात लगी जो आपने कही कि इन्होंने बनाते हुए ये नहीं सोचा था कि कभी हमें भी कोर्ट में पेश होना पड़ेगा। तो इन्होंने जो बनाया है, और ये सिक्योरिटी काउंसिल में वीटो की डिबेट हम सबको मालूम है, आप तो ज़्यादा अच्छी तरह जानते होंगे, उस वक्त ये बात आ गई थी, सिक्योरिटी काउंसिल कह रहा हूँ, यूएन में सिक्योरिटी काउंसिल में जो वीटो की पावर है, तो यूएन की फॉर्मेशन के वक्त ये सवाल उठ गया था कि वीटो पावर ना हो, तो अमेरिका ने जैसे कह दिया था कि फिर यूएन नहीं बनेगी, इन सो मैनी वर्ड्स, ये बनेगी तो उस वक्त होगी जब इसमें वीटो पावर हो। तो इसलिए ये तो पूरा एक ऐसा फिनोमेना है जिसके लिए हम ये तवक्को अगर करने लगें कि शॉर्टकट और कुछ दिन में ये मसला हल हो जाएगा, नहीं। और ये इतना यानी ज़िंदगी के सारे दायरों पे मुहित है। आज यहाँ बात भी आ गई, देखिए ना, एक पूरा तहजीबी कशमकश है, इसमें मज़हब का मामला भी है, इसमें सियासत भी है, इसमें इकनॉमी भी है। यानी कौन सा ज़िंदगी का मैदान है कि जिस पे ये असरअंदाज नहीं हो रहा पूरा मामला। तो इसमें ये तवक्को ही नहीं रखनी चाहिए कि कोई जल्दी से मसला हल हो जाएगा। हाँ, जैसा कि डिमांड्स हो रही हैं, सीज़ फायर की डिमांड होती रहेगी, इसमें कहीं कुछ पार्टली सक्सेस हो जाए, ना हो वक्ती तौर पे कोई, तो एक तो बात ये समझने की ज़रूरत है। इसमें यानी मेरे ख़्याल से ये बात दोहराने की बार बार ज़रूरत है। हमारे यहाँ भी बाज़ लोग आवाज़ें उठाते हैं, और वो आवाज़ें जो हैं वो कई तरह से उठाते हैं कि इस मामले में कोई इसराइल का हामी होना तो जुर्म होना ही चाहिए। लेकिन अगर कुछ लोग सो कॉल्ड न्यूट्रल होने की भी बात करते हैं या इस पे किसी इत्मीनान का इजहार करते हैं कि हम तो, मेरे ख़्याल से इससे बड़ा जुर्म कोई नहीं हो सकता। और यहाँ ये जो बात आती है कि आपने कहा कि जंग में सच्चाई जो है वो सबसे पहली कैजुअल्टी होती है, मेरा ख़्याल है ये बहुत अहम स्टेटमेंट है। लेकिन जो आप ही ने दूसरी बातें कही उससे मुझे लगता है कि इस जंग तो वैसे कहना भी गलत है, बिल्कुल वन साइडेड एक बात हो रही है, जेनोसाइड। आपने बड़ा अच्छा अवैध साहब आपने कहा कि इसके लिए अल्फाज और टर्मिनोलॉजी तलाश करना भी मुश्किल है जो कुछ हो रहा है। और ये बहुत अच्छा लगा जो आपने कहा कि एनिमी अगेंस्ट मैनकाइंड। मेरे ख्याल से ये
इसको फैलाना चाहिए, इसको आगे बढ़ाना चाहिए नैरेटिव की दुनिया में कि इसके लिए ये आप देखिए कॉन्फ्लिक्ट का सारा वेस्टर्न मीडिया जो है वो कॉन्फ्लिक्ट का लफ्ज़ इस्तेमाल करेगा, हालांकि कॉन्फ्लिक्ट की तो डेफिनेशन जो है वो किसी भी एतबार से आप देख लें उसमें ये नहीं आता, और डिस्प्रोपोर्शनेट जैसे आपने फिगर्स भी पेश की। तो इसलिए ये जो चीज़ है इसको अगर हम सामने रखें तो यानी एक पूरा नैरेटिव भी इसमें आगे बढ़ाने की ज़रूरत है, और उस नैरेटिव में ये उसके जराइम भी तो बिल्कुल एक अनईक्वल चीज़ हो रही है। तो सच्चाई जो आपने कहा कि कैजुअलिटी होती है सबसे पहली, इस जंग ने मेरा ख्याल है कुछ सच्चाइयाँ हकीकत के तौर पे बयान भी कर दी हैं जो एक तरह से ओवर शेडो हुई हुई थी। जो वेस्ट ने पूरी एक मीडिया और प्रोपेगेंडा कैंपेन एक पूरी दुनिया में चलाई हुई है, जिसके लिए ह्यूमन राइट्स एक बड़ा अच्छा स्लोगन है, जिसके लिए वो अपने पूरे इंटरनेशनल ऑर्डर को बाकी कंट्रीज़ के ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये वाज़े हो गया कि उनके कोई स्टैंडर्ड्स नहीं है, डबल स्टैंडर्ड्स हैं, अपने लिए कुछ और हैं, दूसरों के लिए कुछ और हैं। तो मेरे ख़्याल से जो सच्चाई इस जंग ने वाज़े की है वो शायद बरसों लोगों को समझ में ना आती, और अब समझ में आ गई है। और ये अच्छी बात है कि ख़ुद हम देखते हैं कि यानी वेस्ट में लोगों को समझ में आई है। मुज़ाहरे तो उन्होंने इराक़ के वक्त पे भी किए थे, मुज़ाहरे उन्होंने उसके बाद अफ़गानिस्तान के हवाले से भी किए, तो इस माना में मुज़ाहरे तो नई चीज़ नहीं है, लेकिन अब उसमें जो शिद्दत है और उसमें जो नस्ल इन्वॉल्व हुई है, वो नस्ल का मतलब ये कि ये अब आइंदा 1, 2, 3 साल की बात नहीं है, ये तो अब इन्होंने आइंदा 20-25 साल रहना है। और इससे जुड़ी हुई बात यह है कि इससे पहले तो अगर अबरार साहब 1940s की बात कर रहे थे और उसके बाद जो है वो बाद के सालों की बात कर रहे थे, तो ये तो आज की नस्ल के लिए हिस्ट्री के वाक़यात हैं, और इन वाक़यात की इससे ज़्यादा अहमियत नहीं है कि जैसे आप 1000 साल पहले की तारीख़ पढ़ लें, ऐसे 100 साल पहले की तारीख़ पढ़ रहे हैं। लेकिन आज की दुनिया में बिलियंस ऑफ पीपल आर आई विटनेस टू दिस होल थिंग। ये कोई एक दिन में ख़त्म नहीं होगा, और यहाँ से वो बैलेंस शीट बननी चाहिए कि इस 1 साल के अरसे में हमास ने या प्रो हमास एलिमेंट्स जो भी दुनिया में उन्होंने क्या गेन किया, और इसराइल ने और उसके जो हामी और एलाइज़ हैं उन्होंने क्या गेन किया। शॉर्ट टर्म में ज़ाहिर है वो फ़िज़िकल लॉस पहुंचा रहे हैं, ये इसमें कोई शुबा नहीं है, सारे सिस्टम को अपने हक़ में इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन क्या आने वाले दिनों में ऐसा ही रहेगा? यहाँ पे वो सवाल का जवाब अवैस साहब ने भी दिया है जो आपने उठाया था। मेरे ख़्याल से ये सवाल हमेशा मौजूद रहेगा एक ऐसी सिचुएशन में जहाँ आप 70 साल में मुसलसल स्पेस भी लूज़ कर रहे हैं, जाने भी आपकी ख़त्म हो रही हैं, आप हर तरह के दबाव का शिकार हैं, और आपको अब राइटिंग ऑन द वॉल ये है कि आपके कुछ जो सो कॉल्ड एलाइज हो सकते थे वो भी अब ख़त्म हो रहे हैं। तो कौन सा ऐसा टाइम होगा जिसके बारे में आप सोचें कि ये ज़्यादा मौजू था? ये सवाल बाकी रहेगा। इसलिए दूसरी बात ये कि जिस स्केल पे हमास ने इनिशिएटिव लिया, और ये सवाल भी उठाया जाता है कि क्या वो इनिशिएटिव वो ट्रैप हो गए कि एक ऐसा इनिशिएटिव लिया जिसके नतीजे में इसराइल को अपॉर्चुनिटी मिल गई। पार्टली ये दुरुस्त भी हो सकता है, उनकी अंडरस्टैंडिंग की कमी हो सकती है, लेकिन जो इनिशिएटिव लिया उस पूरे यानी होस्टेज होने की सूरत में उसके लिए जितनी आपको प्रिपरेशन की ज़रूरत है, जितने लोगों को आपने असाइनमेंट्स देने हैं वगैरह वगैरह वगैरह, तो उसमें कहीं तो आपने उसका कोई कट ऑफ पॉइंट रखा होगा ना कि इसके बाद हम कर देंगे। तो ये ऐसा नहीं है कि एक आप आज़ादाना माहौल में हैं जिसमें आप 2 कदम पीछे हट जाएं और 2 कदम आगे बढ़ जाएं। ये हर वक्त आपके हाथ में, आपने जो प्लान किया उसके मुताबिक आपको अल्टीमेटली एक दिन करना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से ये अपनी जगह सवाल तो बाकी रहेगा, लेकिन ये कॉन्टेक्स्ट हमें जहन में रखना चाहिए। ये जो हमास के अचीवमेंट्स के हवाले से काफ़ी इशारे आ गए। मेरे ख्याल से सबसे बड़ी अचीवमेंट उनकी यही है कि उन्होंने अपने मसले को जो एक तरह से डाई डाउन, उसको तो ऐसे ज़िंदा करवाने में कामयाब हो गए कि बेशुमार लोगों को जो इससे पहले कुछ पता ही नहीं था या पता था तो पार्ट ऑफ द ट्रुथ मालूम था, और उसकी वजह से उनकी एक डिस्टॉर्टेड ओपिनियन थी, तो वो उन्होंने गेन किया है। और जो कुर्बानियाँ दी हैं इसके बावजूद देखिए, यानी ये दुनिया के लिए सवाल होना चाहिए, और इस सवाल को दोहराना चाहिए कि हमास की अपनी सफ़ों में से इस सब कुछ के बावजूद कोई मुखालिफाना आवाज़ नहीं आई। तो ये जो रेजिलियंस का लेवल है, तो ये तो बड़ा गैर मामूली है ना, और ये गैर मामूली जो ये सतह है इसकी, ये डेफिनेटली लोगों के माइंड को फर्दर चेंज करेगी। तो ये प्रोसेस है, ये एक दिन में और चंद दिन में यानी इसकी मुकम्मल होने की तवक्को नहीं रखनी चाहिए। ये जो पाकिस्तान के हवाले से आपने सवाल भी उठाया,
देखिए ना, ये 2 स्टेट सोल्यूशन और 1 स्टेट सोल्यूशन वाली बहस, इसका एक तो बिल्कुल प्रिंसिपल पोजीशन है, और प्रिंसिपल पोजीशन तो यही ठीक है कि इसराइल का डे 1 से एक इलेजिटिमेट ये एंटिटी है, और जब ये इलेजिटिमेट है तो इसको नहीं होना चाहिए। ये तो उसूली पोजीशन हो गई। अब यहाँ पे बाज़ लोग ये सवाल उठाते हैं, और मेरे ख्याल से इस सवाल को बेवज़न नहीं कहना चाहिए कि बेशक ये था, लेकिन अब तो एक रियलिटी ये है कि बहरहाल वहाँ पे 2 कौमियतें हैं, आपस में उनमें कॉन्फ्लिक्ट्स भी हैं, तो ये बहस तो हमेशा रहेगी। लेकिन मेरा ख्याल है पाकिस्तान जैसे मुल्कों को जो करना चाहिए, और यही दुरुस्त है, कि आप अपनी प्रिंसिपल पोजीशन पे कायम रहें, क्योंकि आप महज एक मुल्क नहीं हैं। इसराइल और पाकिस्तान के हवाले से बहुत सारे उन्वानात हैं डिस्कस करने वाले, तो उन सारी चीज़ों को सामने रख के प्रिंसिपल पोजीशन ये रहनी चाहिए। एट द एंड ऑफ द डे जब कोई ऐसी सिचुएशन आए कि फाइनली आपको कोई वोट देना है नहीं देना, वो उस वक्त के हालात आपको डिक्टेट करेंगे कि आप क्या करें, लेकिन वो मरहला आने से पहले आप अपनी पोजीशन को सरेंडर कर दें, ये तो मेरा ख्याल है कोई दुनिया में कोई अक्ल का सौदा नहीं होगा। तो उसूली पोजीशन बाकी रहनी चाहिए। हमास बेशक इस वक्त तनहा खड़ा नज़र आए, पाकिस्तान और एक आध 2 और मुल्क कोई हो सकते हैं जो इसके साथ खड़े नज़र आएँ, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे सच्चाई को बाकी रहना चाहिए। फिर जब वो मरहला आएगा, वो स्ट्रगल का एक दरमियानी मरहला होगा कि अब आज आपने इसको तस्लीम किया, अब आप इससे आगे बढ़ें, तो ये जहन में रखना चाहिए। बाकी ये वाली गलत फहमी भी नहीं होनी चाहिए कि ये कोई रिलीजियस ग्रुप्स की वजह से इसराइल को भी मौका मिल जाता है और अमेरिका और वेस्ट को भी मौका मिल जाता है। मेरे ख्याल है हम तो ये बात जानते हैं कि वो हम सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, उनके पास चीज़ों को जानने के, चीज़ों को एनालाइज करने के, उसकी बुनियाद पे स्ट्रेटजी करने के टेक्नोलॉजी भी है, जहन भी है। इस सब कुछ के बावजूद वो किसी गलत फहमी में नहीं होंगे। अलबत्ता किसी को टारगेट बनाने के लिए वो एक, जिसको कहते हैं जस्टिफाई करने के लिए बहाना बना लेंगे कि दरअसल ये ग्रुप्स हैं, हमें तो इनका ख़ात्मा करने के लिए ये और ये करना ही है। तो हमें इस गलत फहमी में नहीं पड़ना चाहिए कि अगर हम यहाँ से ये बात ना कहें, अगर हम कोई 1 की जगह 2 स्टेट सोल्यूशन की बात करने लगें, तो इससे कहीं उनकी गलत फहमी दूर हो जाएगी कि यार ये हमारे दुश्मन नहीं है। ज़ाहिर है दुश्मनी तो उन्होंने ख़ुद पैदा की हुई है। इसमें यह बात भी सवाल ज़ाहिर अभी आया भी, और हमारे यहाँ एक आध सेशन में बड़ी तफसील से इस पर बात हुई। ये हमारे यहाँ बात तो होती है कि इसराइल को तस्लीम कर लेना चाहिए। अच्छा, उससे क्या फ़ायदा होगा ये तो कोई नहीं बताता। ख़ास तौर पे जब बताने पे आए तो वो ये भूल जाता है कि अभी जैसे खुर्रम साहब ने कहा, भाई इसराइल और इंडिया तो साथ खड़े हैं, तो आपका क्या ख्याल है कि वो इंडिया को छोड़ के वो हमारे साथ कोई हमारी दोस्ती की वजह से कुछ करने लगेगा? इस गलत फहमी में हम क्यों पड़े हैं? और जिन लोगों को हमने ऐसे सेशंस में, बाज़ लोग जो बड़े इसके प्रो रिकग्निशन ऑफ इसराइल थे, हमने उनसे सवाल किया आप बताएं ना कि इसका फ़ायदा क्या होगा। तो फ़ायदा तो कोई भी नहीं होगा, बस ये कि कर लेना चाहिए। बैक ऑफ माइंड में शायद ये होता है कि ये जो बहुत सारी बड़ी ताकतें हैं, हम इनके करीब हो जाएंगे, ये हमें कुछ एडवांटेज देने, हो सकता है इसमें भी कोई वज़न हो, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे इसकी जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा है। अच्छा, इसी तरह पाकिस्तान का कंटिजेंसी प्लान, मेरे ख्याल है आपने बहुत ही अहम बात कही है और इसको आगे बढ़ना चाहिए। इसमें बतौर थिंक टैंक भी, बतौर स्कॉलर्स भी हमें मेरे ख्याल है इससे आगे बढ़ के काम करना चाहिए। ये गलत फहमी में रहना कि इसका हमारे लिए कोई इससे ज़्यादा इम्पेक्ट नहीं होगा कि बस ये होता रहेगा, हम तमाशाई रहेंगे। हैविंग सेड दैट, मेरा ख्याल है ये भी है कि पाकिस्तान ने यानी सिक्योरिटी काउंसिल में जो रोल प्ले किया है, मेरे ख्याल से वो बहुत अच्छा रोल है। शायद ICJ में भी पाकिस्तान ने अल्टीमेटली अपने आप को एक फ़रीक तो बनाया है ना, तो ये भी मेरे ख्याल से किया है पाकिस्तान ने। पाकिस्तान से जिस अंदाज़ में एड चैनलाइज हो रही है फ़लस्तीनियों के लिए, और अब स्टूडेंट्स को भी बुलाया है यहाँ, ये सारी चीज़ों से ये लगता है कि हमारे यहाँ एक नौयत की रिलक्टेंस तो है, और मेरे ख्याल से उसमें इंटरनेशनल प्रेशर से ज़्यादा हमारी अपनी जो इंटरनल वीकनेसेस हैं वो हमें कोई बोल्ड डिसीजन लेने से रोक रही हैं। ज़ाहिर है ये बड़ा अनफॉर्चुनेट हुआ कि आप एक ऑल पार्टीज़ कर रहे हैं, उसके अंदर भी सब लोग शरीक ना हों। इसका ताल्लुक़ फ़लस्तीन के मसले से नहीं है, इसका ताल्लुक़ ये है कि यानी एक तरह से हमारा अंदरूनी झगड़ा जो है उसको एड्रेस करने की ज़रूरत है। और बाकी देखिए, ये मुस्लिम उम्मा का इत्तेहाद भी और OIC क्या कर रही है, ये सब ऐसा ही है कि आप दुश्मन के प्रोपेगेंडे को अपनी ज़ुबान से अदा करने लगते हैं। OIC तो कुछ नहीं कर रही, OIC से बेशुमार शिकायतें होंगी, लेकिन ये इशू नहीं है, चूँकि क्या इससे पहले OIC किसी और मसले में कोई बड़ी कामयाब हो गई थी, उसकी जो कंपोजिशन है, वो जिन डायनामिक्स के साथ काम कर रही है,
तो वो तो एक प्लेटफॉर्म है आपके पास, आप उससे जितना ले लें, लेकिन अगर सऊदी अरब और यूएई और ये सब उसको इसराइल को रिकग्नाइज़ करने जा रहे हैं तो ओआईसी क्या करेगी यार, इनका तो। इसलिए ओआईसी को उतना ही एक्सपेक्ट करना चाहिए जितना वो एक तरह से उसमें वज़न है, इससे ज़्यादा की। ये सारी बात कहते हुए मैं जो दरअसल यानी आपकी वो बात भी मैं दोहराना चाहूँगा कि हमें अपनी सिक्योरिटी के हवाले से अपनी डेफिनेशन को रिव्यू करना चाहिए। पूरे नेशनल लेवल पे हमें ये बात समझ में आनी चाहिए कि नॉलेज और क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स ये चाहिए हमें। अगर नॉलेज बेस्ड हम नहीं हैं हमारी सोसाइटी, और उसके नतीजे में नॉलेज भी सिंपली डिग्री का नाम नहीं है, अगर नॉलेज के नतीजे में हमारी क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स बेहतर नहीं हो रहा तो इसका मतलब ये है कि हम ज़ाहिर सिक्योरिटी के एतबार से उसी के साथ स्टेबिलिटी, उसी के साथ गवर्नेंस, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं जिसको सामने रखना चाहिए। मेरा ख्याल है इसको भी दोहराना चाहिए जब हम बैलेंस शीट बना रहे हों, और इसको शायद हमें हमारे जैसे इदारों को, अफराद को काम करना चाहिए, स्टूडेंट्स को अपने ये एक तरह से थीसिस बनाने चाहिए कि बिल्कुल 2 और 2 4 की तरह ये बाइकाट की मुहिम का कितना फ़ायदा या नुकसान हुआ है। ज़ाहिर है इसराइल को नुकसान हुआ है और हो रहा है, उन कंपनीज़ को नुकसान हो रहा है। ये चीज़ें जो हैं ये इस पे ये क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स का ही मामला है कि अब जब हमारे स्टूडेंट्स जो ऑनलाइन भी हैं, यहाँ भी बैठे हैं, आपने कोई थीसिस बनाना है, आपने कोई प्रोजेक्ट बनाना है, आप इस पे काम करें ना। ये जो रिवायती तौर पे हमारे यहाँ बाज़ प्रोजेक्ट्स चलते हैं रिसर्च के दौरान, ये मतलब ये कि ये किसी कहीं आगे नहीं ले जाते, तो ऐसे लें। इंटरनेशनल लॉ में मेरे ख्याल से ये एक बड़ी डेवलपमेंट इस सारे के नतीजे में लाजमन होगी कि पूरी जो इंटरनेशनल लॉ की रिजीम है और इंस्टीट्यूशंस हैं, ये इस पे भी एक रिव्यू का प्रोसेस शुरू होगा। ये हो नहीं सकता कि इतना सब कुछ हो रहा हो और उसका यहाँ पे असर ना पड़े। वो टाइम टेकिंग होगा, उसके लिए लॉबीज करनी पड़ेंगी, कुछ लोगों को होमवर्क करना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें इस प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगी। तो जंग तो शायद मेरा ख्याल ये कि फ़ौरन ख़त्म नहीं हो रही जंग, अगर इसको जंग कहें, चूँकि ये तो एक तरफ़ा तौर पे जेनोसाइड हो रही है, और ये लगता है वक्त के साथ साथ ऑब्जेक्टिव्स के एतबार से एक एम्बिग्विटी तो होगी कि इसराइल के क्या हैं, लेकिन इतना तो कमोबेश क्लियर हो रहा है कि वो पूरे इलाके को फ्लैट कर देना चाहते हैं। फ्लैट करके वो वहाँ से लोगों को निकाल देना चाहते हैं और फिर वहाँ कम से कम सेटलमेंट्स की तरह का एक नया प्रोसेस शुरू करना चाहते हैं। ये उन्होंने इन सो मैनी वर्ड्स ऐलान भी किया हुआ है, उनका जो प्रैक्टिस है वो भी बता रही है। और इसमें अमेरिका और यूरोप की उन्हें बिलुमूम, यूरोप बिलुमूम मैं कह रहा हूँ चूँकि यूरोप में बहरहाल दूसरी आवाज़ें भी हैं, लेकिन अमेरिका में चाहे उनकी यानी जो फेस पे गवर्नमेंट है और चाहे उनकी डीप स्टेट हो, वो दोनों एक ही जगह खड़े हुए हैं। अवाम की सतह पे जो भी है एक तरह से रद्द अमल वो आगे बढ़ेगा, यकीनन बढ़ेगा अगर ये प्रोसेस इस तरह चले। जनाब बहुत बहुत शुक्रिया, मेरे ख्याल से ये बहुत ही अच्छा हमारा ये यानी आप लोगों की तरफ से कंट्रीब्यूशन रहा है। लेकिन जितना ऐसी चीज़ों पे जब हम प्रोग्राम करते हैं तो उतना ये तशनीगी महसूस होती है कि और बहुत सारा काम होना चाहिए। और सच्ची बात ये है कि अवैस से जब भी मिलते हैं तो यानी आपका तारुफ भी और करवाना चाहिए, सिर्फ कानूनी हलकों में नहीं बल्कि इस तरह के सेशंस में कि जहां आप ख़ास तौर पे यंग जो यूथ हमारी है उसको एजुकेट कर सकते हो। वैसे तो जा रहे होंगे आप, कई जगह जाते होंगे, लेकिन और इसका इंशाल्लाह इंतज़ाम करेंगे। तो अली आपका भी बहुत शुक्रिया, पता नहीं आप मौजूद हैं या नहीं। हमेशा की तरह ये लगा कि आपके पास टाइम कम पड़ जाता है चूँकि मटीरियल इतना ज़्यादा। तो बहुत शुक्रिया आप सब हज़रात का।